बच्चों, आज हम कार्बीन जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज इंशाल्लाह उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कार्बीन के दो रिएक्शंस पढ़ लिए थे, एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन द अल्कीन्स एंड रीमर टीमन रिएक्शन। और फिर रीमर टीमन रिएक्शन में हमने उसमें मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन को भी देखा था। ठीक है, तो टोटल हमें 8 रिएक्शंस पढ़ने थे कार्बीन में, 2 हम पढ़ चुके। आज हम तीसरे रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे तीसरे रिएक्शन का नाम है बच्चों, 2 हम पढ़ चुके, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन स्पेशली ध्यान रखो, ये 1 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन होता है सिर्फ। यानी कौन से अमाइंस ऐसे हैं जो ये रिएक्शन दिखा सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस। तो एक तरह से ये टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बीच में। मतलब अगर मुझे 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को करवा सकता हूँ। जितने भी, अगर वो अमाइन 1 डिग्री रहा होगा तो वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दिखा देगा, और अगर 2 डिग्री होगा तो वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो ठीक है, ये एक टेस्ट होता है अमाइंस की डिग्री पहचानने के लिए। ठीक है, प्राइमरी अमाइन है या नहीं है। तो अगर प्राइमरी अमाइन होगा यानी 1 डिग्री होगा तो वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मैं एक 1 डिग्री अमाइन से शुरुआत करता हूँ। RNH2, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से R से, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है। तो किसी भी 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, वही बेस, तो तुम्हें पता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो कार्बीन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी 1 डिग्री अमाइन ये रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो कार्बीन मैकेनिज्म के थ्रू ये कंपाउंड बनता है RNC। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड्स। अगर RCN होता तो हम बोलते हैं उसको नाइट्राइल्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल्स। लेकिन ये नाइट्रोजन से लिंक्ड है तो इनको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड्स। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब भी 1 डिग्री अमाइंस ये रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। हमेशा 1 डिग्री अमाइन से ही बनेगा सिर्फ ये आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, होता क्या है, ये जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं ना, ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होती है। मतलब इनकी स्मेल जो होती है वो बुरी होती है, फाउल स्मेलिंग होते हैं ये, फाउल स्मेलिंग। ठीक है, तो जैसे ही, अगर हम खुद ही सोचो, अगर हमारा 1 डिग्री अमाइन था, हमने उसको ये रिएजेंट से रिएक्ट करवाया और स्मेल जो है फाउल स्मेल आने लगी, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो अमाइन रिएक्ट करवाया है वो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। तो ये डिटेक्ट करने का तरीका होता है स्मेल के थ्रू। ठीक है, बस यही करना है, यानी NH2 ग्रुप NC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट में। बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक बात बस ध्यान रखनी है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता है जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बीन बनता है। तो ये स्टेप मैं लिख देता हूँ, CHCl3 व्हेन रिएक्ट्स विद KOH, तो पहले हाइड्रोजन जाएगा, याद करो पिछले वाला मैकेनिज्म, फिर एक क्लोरीन जाएगा, तो ऐसा एक कार्बीन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा एक कार्बीन बन जाएगा, सिंगलेट कार्बीन बन जाएगा। ठीक है, बन गया, प्लस KCl प्लस H2O, है ना। ये OH माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाता है तो उससे H2O बनता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया बच्चों, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या है देखो, RNH2 और ये नाइट्रोजन पे लोन पे RNH2 को मैंने ऐसे बना दिया, ये कार्बीन से रिएक्ट करता है। किससे? कार्बीन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये कार्बीन से रिएक्ट करता है ना। अब देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो कार्बन इस नाइट्रोजन से आके लिंक हो जाता है, तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है RNH। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन तो लगे ही थे, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बॉन्ड बना लिया प्लस चार्ज, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज,
Cl, ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कंपाउंड बन गया, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अपने अंदर से निकाल देगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ले लेगा, फिर ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा लोन पेयर और उसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, और कार्बन पे तो अभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ तो हमने कुछ किया नहीं और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से ये क्लोरीन लीव करेगा, ये क्लोरीन लीव करेगा, ठीक है, लीविंग ग्रुप है एक, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज और ये लोन पेयर आपस में मिलके बच्चों क्या बना लेंगे, ये इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आएगा और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आर, नाइट्रोजन के लोन पेयर तो यहाँ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लग रहा है, और यहाँ पे क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स गए और कार्बन पे प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज अभी भी बरकरार रहेगा, क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं पाया है ना, इसका तो कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। क्लोरीन और एक क्लोरीन चला गया है ना। अब देखो होगा क्या, जब यहाँ से क्लोरीन गया है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी ना बच्चों इस कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से बच्चों होगा क्या कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास क्लोरीन जाने से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं बनी क्योंकि क्लोरीन यहाँ से चला गया, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान रखो क्या होगा, फिर से ये वाला क्लोरीन लीव करेगा, फिर से ये वाला क्लोरीन लीव करेगा क्योंकि ये भी अच्छा लीविंग ग्रुप है, और जब दोबारा से यहाँ क्लोरीन लीव कर जाएगा इस कार्बन पे, फिर से बच्चों कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे फिर से आएगा बच्चों कैसा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा उससे पहले क्या काम करो, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन चला जाएगा, तो सबसे पहले तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में आर एन, हाइड्रोजन जाने से नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज गायब हो गया, डबल बॉन्ड सी पे लोन पेयर है, उसकी वजह और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से ये क्लोरीन लीव कर जाएगा, क्लोरीन लीव करेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज और ये लोन पेयर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एन, 2 बॉन्ड तो पहले से थे, एक बॉन्ड और आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये क्या बन गया हमारा आइसोसाइनेट, ये क्या बन गया हमारा आइसोसाइनेट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है ना। तो अल्टीमेटली मैकेनिज्म का एज सच तुम्हें कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको मैकेनिज्म भी ज़रूर आने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो वो मैकेनिज्म के किसी बीच के पार्ट से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो स्पेशली जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैकेनिज्म का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए किसी अच्छी बुक के सवाल लगाओगे तो मैकेनिज्म बहुत हेल्प करता है, ठीक है। बाकी छोटे एग्जाम्स के लिए ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है मैकेनिज्म, है ना, लेकिन फिर भी मेरा एडवाइस ये कि मैकेनिज्म भी आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट तो ऐसे भी बन जाएंगे, समझ के क्या हुआ। अच्छा ये कार्बन पे लोन पेयर तो रही गई है ना, वो लोन पेयर तो रही गई, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब तुम समझ गए क्या हुआ। चलो तो ये हमारा हो गया कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का बच्चों मैकेनिज्म, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का बच्चों ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम इस पर एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको ध्यान रखना है। ये जो 1 डिग्री अमाइन था, इस पे जो कार्बन आके ऐड हो रहा है बच्चों, यही वाला स्टेप कौन सा स्टेप होता है, आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जिसपे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे कार्बन आके लग रहा है। खुद ही सोचो अब क्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे या जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा मतलब लोन पेयर होंगे, उतनी आसानी से कार्बन आ पाएगा ना। तो इसमें एक कैटेगरी सवालों की ये हो सकती है कि वो 2-3 1 डिग्री अमाइंस दे दे और पूछे कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे, आरडीएस ये वाला स्टेप है ना, उतनी जल्दी कार्बन आ पाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, ठीक है, और फिर हमारा ये एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन,
कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो मतलब कार्बाइल अमाइन टेस्ट के लिए तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, NH2 1 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ये कंपाउंड दे रखा है NH2। इन दोनों में बताना है किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं कहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है। तो क्या होगा, ये वाला लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये इस नाइट्रोजन पे अवेलेबल है और साथ के साथ पूरे रिंग पे घूमेंगे। लेकिन इस वाले केस में देखो तो नाइट्रोजन सिर्फ लोन पेयर सिर्फ इसी नाइट्रोजन पे रहेंगे। तो इस केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कंटिन्यूस है, लगातार है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी आएगा जिसपे नाइट्रोजन से लोन पेयर गायब हो जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी यहाँ ज़्यादा हो गई ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो रेजोनेंस की वजह से इसमें कम हो जाएगा कार्बिन का आना, है ना। कार्बिन आसानी से नहीं आ पाएगा क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, तो बस हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है हर सवाल में। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 CH2 NH2। इसमें देखो यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे लगातार अवेलेबल रहेंगे, तो यहाँ पे कार्बिन जल्दी आ पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, CH Cl3 CH Br3। इस बार इस सवाल में क्या है, इस सवाल में 1 डिग्री अमाइन नहीं दे रखा, बल्कि कार्बिन्स दे रखे हैं जहाँ कार्बिन बन सकते हैं, हेलोफॉर्म कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, है ना। अब खुद ही सोचो भाई, सिंपल सी बात है ना, इन दोनों में जो जल्दी ये कार्बिन बना लेगा, अब ये पहले वाले स्टेप पर बात हो रही है, जो जल्दी कार्बिन बना लेगा, है ना, इन दोनों में जो जल्दी कार्बिन बना लेगा तभी तो फिर कार्बिन अमाइन पे आ पाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है किसमें कार्बिन जल्दी बन रहा है। देखो पहला स्टेप तो होता है हाइड्रोजन का जाना, है ना। पिछले लेक्चर को ज़रा देखो तो हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना तो दोनों में इक्वल है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में Cl लीव करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लीव करेगा, तो आसानी से कौन लीव कर जाता है, तो ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो जब ये आसानी से लीव कर जाएगा तो ये वाला कार्बिन जल्दी बन जाएगा, और जल्दी बन जाएगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये हमने कार्बिन के बेसिस पे सवाल कराए, ठीक है, कार्बिन के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH2 NH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला, समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई नाइट्रोजन पे कहाँ बढ़ पाएगी, यहाँ पे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि होगा क्या, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और उतनी आसानी से कार्बिन आके अटैक कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस बेसिस पर डिसाइड करा है। अल्टीमेटली हमें बस ये देखना है कि कैसे भी नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़े। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब बताओ, यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में, लेकिन ये वाले नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ एनर्जी, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगला देखो, NH2, ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना है ये कंपाउंड से, NH2, और यहाँ इस पे नीचे लग रखा है इन्होंने OCH3, ठीक है, और एक कंपाउंड दे रखा है बच्चों हमें इन्होंने NO2, और यहाँ दे रखा है NH2, ठीक है। ज़रा इसमें कंपेयर करते हैं। अब देखो
ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, एनिलीन NH2 और रिंग वाला। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे ना, जब रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगे? रेट बढ़ा देंगे। ये प्लस एम दिखाता है, ये माइनस एम। तो कैसे, अगर शॉर्टकट में याद रखना हो तो कैसे, जितने भी प्लस एम वाले होते, प्लस वाले इफेक्ट होते हैं, वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट में। ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस के लिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट लिखूं, इसको सेकंड लिखूं और इसको बच्चों अगर मैं थर्ड लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? सेकंड का तो सबसे हाईएस्ट होगा। वजह क्या है? प्लस एम इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे कोई ग्रुप तो नहीं लग रहा, तो इसमें इससे तो ज़्यादा रहेगी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसके बाद फर्स्ट ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा बच्चों? थर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन ज़्यादा आसानी से आ पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? एक और देखते हैं। CH3NH2 C2H5NH2। अब यहाँ पे भी प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, लेकिन प्लस आई किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? इसका। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर पाएगा, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कार्बाइलमाइन बस इतना ही है, हमें इसमें इतना ही पढ़ना है। बहुत आसान रिएक्शन है, इस पर सवाल भी ऐसे ही आएंगे। एज अ टेस्ट यूज़ होता है ये 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के बीच में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो बहुत आसान मैकेनिज्म है और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करना भी बहुत आसान है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन, हमें टोटल 8 पढ़ने हैं। ठीक है, 3 हो गए, अब हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, लेकिन समझ में आ जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ARNDT, इसमें डी साइलेंट है तो आर्ट। ठीक है, आर्ट आइस्टर्ट, EISTERT, आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन, आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं होमोलोगेशन। इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, कौन सा? होमोलोगेशन, है ना। होमोलोग्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर मास के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 मतलब कार्बन 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया 14, यानी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में होमोलोग्स होंगे जिनके मोलर मास में कितना डिफरेंस आ रहा हो? 14 का। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। देखो क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को इन 4 रिएजेंट से एक साथ रिएक्ट करवा दो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन। किससे? सबसे पहले रिएक्ट करवा दो SOCl2 से, फिर रिएक्ट करवाओ CH2N2 से, डाइएज़ोमीथेन, फिर रिएक्ट करवाओ सिल्वर ऑक्साइड से और साथ में हीट करवाओ, और फिर फोर्थ नंबर पे रिएक्ट करवाओ OH- यानी बेसिक मीडियम सप्लाई करके, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट आता है। तो ये 4 रिएजेंट्स हैं आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन में, है ना। तो क्या होता है, इस R ग्रुप और इस कार्बन में, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इस R और कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इसके बीच में CH2 आ जाता है। बस इतना सिंपल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। इसके बीच में क्या आ जाता है? CH2 आ जाता है। आ गया CH2, बस खत्म खेल। CH2 इंसर्ट हो जाता है R और इस कार्बन के बीच में, बस हो गया। तो प्रोडक्ट बनाना फिर से वही आसान, लेकिन अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। मैकेनिज्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी और क्वेश्चंस में वो हेल्प करेगा। ठीक है, वरना अगर मैं अभी तुम्हें सवाल दूंगा तुम खुद ही बना लोगे। क्या करना है, R और कार्बन के बीच में CH2 को इंसर्ट कर दो, बस ये रिएजेंट्स देखकर, है ना। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट करता है ना,
SOCl2 से बच्चों, तो होता क्या है, OH चला जाता है यहाँ से, है ना, OH चला जाता है यहाँ से और ये Cl आके लग जाता है। SOCl2 से न्यूक्लियोफाइल क्या आता है, Cl माइनस, है ना, पहले भी देख चुके हैं अल्काइल हैलाइड में। तो RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O Cl बन गया। बस पहला स्टेप तो ये है, ठीक है। और दो गैसेज इवॉल्व हो जाती हैं, एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये दोनों गैसेज इवॉल्व हो जाती हैं, है ना। तो RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाता है पहला रिएजेंट से रिएक्ट करवाने पे SOCl2। सेकंड स्टेप में देखो अब क्या होता है, ये RC डबल बॉन्ड O CH2, RC डबल बॉन्ड O Cl जब रिएक्ट करता है हमारा डाइएज़ोमीथेन से, है ना, तो डाइएज़ोमीथेन का मैं ये CH2N2 का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो पीछे देख लेना, है ना, जब मैं डाइएज़ोमीथेन से सिखा रहा था कार्बीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड्स को ब्रेक करके। वैसे एक डबल बॉन्ड इधर होता है, उसको इधर ब्रेक कराए, ठीक है। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाता है। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ये लोन पेयर के साथ कार्बन इस पे आके अटैच हो जाता है। तो मैं अटैच करता हूँ, देखो RC डबल बॉन्ड O, अब इस पे कार्बन आके अटैच हो गया, तो CH2N डबल बॉन्ड N, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, और क्योंकि अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कार्बन से प्लस चार्ज बच्चों क्या हो गया, गायब हो गया, प्लस चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। अच्छा, इस CH2 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, CH और एक हाइड्रोजन नीचे लगा देता हूँ, है ना, सिंपली ये आके इस पे लग गया, Cl गया और कार्बन पे प्लस चार्ज, और वो ये यहाँ पे आके कंबाइन हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे इसका रिएक्शन अब मैं करवा रहा हूँ Ag2O से, और साथ में हीट, है ना, तीसरा रिएजेंट यही है ना। अब ये Ag2O क्या काम करता है, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ये ले लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पुल कर लेगा, तभी तो H प्लस यहाँ से जाएगा, तो खुद तो कन्वर्ट हो जाता है Ag2OH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, Ag2OH में, AgOH का होल्ड है इसमें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में, है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये H एक्सट्रैक्ट कर लेता है सिल्वर, है ना, सिल्वर ऑक्साइड। तो जब ये H प्लस यहाँ से जाएगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो वो इधर बना रहा हूँ। साथ के साथ दूसरा कंपाउंड जो बनता है, क्या बनता है, R। अब क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जा चुका है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर, सही बात है। अब अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों, अगले स्टेप में क्या होता है, ज़रा ध्यान दो, यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है ना। ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन क्या काम करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो कौन सी गैस निकल गई यहाँ से, N2 गैस, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन ले गया, तो कार्बन पे क्या बन जाएगी, एक वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वैकेंट ऑर्बिटल। तो कुछ ऐसा कंपाउंड रह जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C, इस पे एक लोन पेयर है, इस पे एक लोन पेयर है, सही बात है, और नेगेटिव चार्ज तो था ही, और इस पे भी एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गई। ये वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आई, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और यहाँ पे कार्बन पे क्या रहेगी, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक रिएक्शन जो हमने पढ़ा नहीं है अभी पहले, है ना, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब इस कंपाउंड में क्या होता है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट होता है, WOLF, वॉल्फ रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट। ज़रा इस स्टेप को ध्यान रखना, फिलहाल याद कर लेना, क्योंकि हमने वॉल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ा नहीं अभी तक। अभी हम कुछ रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे किसी दूसरे चैप्टर में, अमाइंस में पढ़ेंगे शायद, ठीक है। तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट है बहुत आसान, है ना, है बहुत आसान, अभी सीख लो, बाद में सीखोगे, अभी सीख लो, बाद में रिवाइज कर लेना। जब भी ऐसा हो कि कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप हो और कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड पे कोई ऐसा कार्बन हो जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो होता क्या है, ये R जो है ना, यहाँ से माइग्रेट कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स लेके। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स R ले ले, तो R पे माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए दो लोन पेयर, और वो लोन पेयर यहाँ पे इस ऑर्बिटल में फिक्स हो जाएंगे, तो ये R यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज और ये वाले लोन पेयर आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। समझ रहे हो, वॉल्फ रीअरेंजमेंट में होता क्या है, कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स लेके, और ये लीव करके उस कार्बन पे पहुंच जाता है जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है। क्योंकि ये यहाँ से लीव करा इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो ये प्लस चार्ज और ये लोन पेयर आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो खुद ही सोचो क्या बनेगा, इस R को यहाँ लीव करवा देता हूँ, है ना, तो R
और ये C, ये बन गया C, क्योंकि ये R यहाँ से मूव करके C पे पहुँच गया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये R और C के बीच में बॉन्ड बन गया। अब इस C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड C, और इस वाले पे डबल बॉन्ड O लगा था, तो ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया वॉल्फ रीअरेंजमेंट से, वॉल्फ रीअरेंजमेंट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन कम लगा दिया है शायद, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन था, ये वाला ले गया है ना, तो इस पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगा लो बच्चों, और ऐसे ही ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे रहेगा CH। ठीक है, और ऐसे ये एक हाइड्रोजन तो इस पर रहेगा ही ना CH। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। ठीक है, वो एक हाइड्रोजन मैंने एक और एक्स्ट्रा हटा दिया था। ठीक है, एक तो रह गई। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब लास्ट रिएजेंट रह गया है कौन सा, OH माइनस और H2O, है ना। तो C स्टेप में क्या होता है, देखो थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है, लेकिन वही मैंने बोला प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है, R और C के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, खत्म, है ना। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जब OH माइनस इसको अप्रोच करता है तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड है ना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नाचेंगे। अगर ये इधर ब्रेक कराए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे OH माइनस आके लग गया, तो पहले कुछ ऐसा बनेगा RC, इस पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड इधर टूट गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो इस पे OH आके लग गया, और ये डबल बॉन्ड O तो है ही। सही है। अब देखो होता क्या है बच्चों, अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में प्रोटोन एक्सचेंज होता है ना, प्रोटोन एक्सचेंज होता है। प्रोटोन एक्सचेंज का मतलब समझते हो, प्रोटोन एक्सचेंज का मतलब समझते हो, ये वाला जो प्रोटोन है, यहाँ पे जो प्रोटोन है, ठीक है, ये प्रोटोन मूव करके इस कार्बन पे चला जाता है ना, प्रोटोन एक्सचेंज, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोन एक्सचेंज, है ना, प्रोटोन एक्सचेंज। या मैं तुम्हें इसको चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ, प्रोटोन एक्सचेंज छोड़ो, तुम्हें याद रखना है ना, तो मैं वो तरीका बता देता हूँ जिससे याद रहे। OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिया था, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर से H प्लस, वाटर से यहाँ पे बच्चों क्या आके लग जाता है, H प्लस आके लग जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है वाटर की वजह से, तो ये H प्लस इस वाले कार्बन पे आके लग जाता है, तो क्या होता है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये कंपाउंड बन जाता है। और देखो ऊपर यही तो बना है, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि R और कार्बन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना है ये एक्स्ट्रा CH2 आया कहाँ से है, तो ज़रा मैकेनिज्म में पकड़ना, इन चारों रिएजेंट में से किसने CH2 लगाया है, ये वाला CH2 है, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है, कैसे नोटिस करो, ये Cl गया, इस पर ये वाला कार्बन आके लग गया, फिर ये R जो है वॉल्फ रीअरेंजमेंट करके इस वाले कार्बन पर ही तो आकर लग गया था। हाँ, तो ध्यान रखना मैकेनिज्म से, ज़रा नोटिस करना, ये जो कार्बन है ना, ये वो कार्बन है जो यहाँ से आ रहा है CH2N2 से, बस ये बात ध्यान रखनी है इसमें, ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये वो कार्बन है जो ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला कार्बन ये कार्बन होता है जो CH2N2 से आके ऐड हो रहा है, बस इसमें यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। तो मैं लिख देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन में ध्यान रखने हैं, इस रिएक्शन से रिलेटेड, जिस पर अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा CH2, जो एक्स्ट्रा CH2 आके लगा है, एक्स्ट्रा CH2 कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम CH2N2, सही है ना। और क्या होता है, इस R ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलती, ये R ग्रुप है जो वॉल्फ रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे आके लग गया, इस वाले कार्बन पे आके लग गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये R या वो S फॉर्म थी आपकी, तो बाद में भी R या S ही रहती है, R होगा तो R ही रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R डज नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना, R मतलब अल्काइल ग्रुप की बदलती नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R मतलब अल्काइल ग्रुप, इसे वो R फॉर्म मतलब समझ लेना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, सही है। और एक लास्ट पॉइंट जो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट स्टेप जो OH माइनस और H2O से करवा रहा हूँ ना, OH माइनस और H2O, देखो ज़रूरी नहीं है कि OH माइनस और H2O हो, इसकी जगह कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, RO माइनस और ROH करके हो। अगर RO माइनस होता, सोचो RO माइनस होता तो क्या होता, ये वाले स्टेप में इस कार्बन पे OH माइनस की जगह OR आके ऐड होता, OR, तो वो ईस्टर बन जाता, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि OH माइनस H2O की जगह
RO माइनस ROH, ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है, RO माइनस ROH भी हो सकता है, ठीक है। बस खत्म। तो वहाँ पे ईस्टर बन जाएगा क्योंकि फिर OR आके लगेगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, है ना, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपली R और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CH2 इंसर्ट कर देना है, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। आंट आइस्टर्ट रिएक्शन में, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 1, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, है ना। इसका रिएक्शन हो रहा है वही सारे रिएजेंट से, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखूंगा, अगली बार बस बता दिया करूँगा। SOCl2 से हो रहा है, फिर CH2N2 से हो रहा है, और यहाँ पे उसने कार्बन के नीचे 40 लिख रखा है। इस बात का मतलब क्या, ये कार्बन का वो आइसोटोप है, एक आइसोटोप है 14 एटॉमिक मास वाला, है ना। फिर वो पहचानना होगा इस कंपाउंड में कहाँ पे आके लगा है ना। याद करो, इस टाइप का मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी और रिएक्शन में। उसके बाद Ag2O हीट कर रहे हैं, और फिर फोर्थ क्या है, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, है ना। तुम क्या काम करोगे, सर ये R और C के बीच में CH2 लगा दीजिए, ये वाला CH2 आ जाएगा यहाँ से, ये वाला CH2 14 कार्बन वाला, तो CH3, इस पे ये वाला CH2 आ गया, नीचे 14 लिख दो क्योंकि ये वाला आया है ना 14 आइसोटोप वाला। C डबल बॉन्ड O, अच्छा यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O क्या आके लगा होगा लास्ट में, OH, ये पहले वाला OH नहीं है, ये बाद वाला है, समझ रहे हो। तो OH माइनस ही आके लगा होगा ना इस कार्बन पे, हाँ तो OH, है ना, OH। तो एग्जाम में कैसा सवाल आ सकता है इस पे, एग्जाम में इधर भी इसको भी 14 मार्क कर सकता है, इसको भी पूछेगा इसमें से कौन सा ये वाला कार्बन है, तो ये वाला कार्बन ये वाला, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, ऐसे सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो बच्चों अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। PH C डबल बॉन्ड O CH, ये रिएक्ट कर रहा है, इन्हीं सबसे रिएक्ट कर रहा है सेम रिएजेंट से, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना। बस मैं सेकंड वाले को लिख देता हूँ, बाकी सब सेम है। यहाँ पे जो उसने कार्बन दे रखा है वो वही वाला है 14 वाला, बाकी सारे रिएजेंट ऐसे ही हैं, है ना नीचे। तो PH और इस कार्बन के बीच में क्या इंसर्ट कर दोगे, ये वाला CH2, तो PH CH2 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे मैंने बोला सब वही वाला है, तो चौथा भी OH माइनस ही रहा होगा, तो OH ही आके लग जाएगा इधर, है ना, लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन CH3 ड्यूटेरियम C डबल बॉन्ड O OH, वही सेम रिएजेंट है सारे, ठीक है। इस बार मैं कार्बन 14 भी नहीं दे रहा, है ना, वही एक ही कार्बन है 12 वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला पूरा R ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ना, R C डबल बॉन्ड O CH, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस इस बॉन्ड के बीच में, इस बॉन्ड के बीच में एक बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, तो H CH3 D, ये तो R हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा CH2 यहाँ से जो आया होगा, C डबल बॉन्ड O OH, समझ रहे हो, सेम उसी तरह से हो रहा है हर रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सेम बच्चों वही रिएजेंट्स हैं, बस मैं लास्ट वाला बदल देता हूँ, पहला भी सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी। चौथा वाला जो रिएजेंट दे रखा है वो इस बार RO माइनस है इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, तो बीच में वही CH2 आ जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से OR आके लगेगा, है ना, OR आके लगेगा, यही मैंने बताया था, तो ये ईस्टर बनेगा इस केस में, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म का अगर लास्ट स्टेप देखो तो OH माइनस आता था, लेकिन यहाँ पे OR माइनस आके लगेगा कार्बन पे, ठीक है। चलो इसका रिएक्शन सेम रिएजेंट से, तो यहाँ पे और इस कार्बन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, बस यही तो होगा, कर दिया CH2, और बाकी ऐसे ही रहा COH, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, NO2 COOH, फिर से इस कार्बन और COH के बीच में क्या इंसर्ट कर दो, CH2, बस देखो कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना, है ना। तो ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना, बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है।
और कैसा सवाल आ सकता है, और सवाल और देख लो, और देख लो, आसान है वैसे। हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH2 COOH, इसका इन्हीं रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है। अब ये वाला पूरा ग्रुप R की तरह बिहेव करेगा, तो R और C के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, तो एक और CH2 आ जाएगा बस, H PH CH3, ये CH2 तो है, बीच में एक CH2 इंसर्ट कर दो, C डबल बॉन्ड O OH, बन गया प्रोडक्ट। बताओ, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ये देख लो, एक क्वेश्चन ये देख लो, H CH3 D C डबल बॉन्ड O OH, सेम रिएजेंट से रिएक्ट हो रहा है, लेकिन वो फोर्थ वाला बदल देता हूँ। फोर्थ वाले में PHO माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ PHOH ये दे रखा है ना, तो OPH आके जुड़ जाएगा इस बार, और बीच में तो वही CH2 रहेगा। तो देखो H CH3 D, तो यहाँ पे तो पहले एक CH2 इंसर्ट कर दो, R और C डबल बॉन्ड OH के। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे OPH आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से वही ईस्टर बनेगा OPH। समझ रहे हो? तो सेम ही तरीके के रिएक्शन है ना, सेम ही तरीके के रिएक्शन हैं इसमें, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ज़रा इस सवाल को देखना, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन वो 3-4 कंपाउंड से करवा रहा है, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, सबसे पहले रिएक्शन हो रहा है इसका OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, फिर रिएक्शन हो रहा है इसका ROH से, फिर रिएक्शन हो रहा है इसका NH3 से, फिर रिएक्शन हो रहा है इसका RNR और इधर H। अब तुम्हें लगेगा ये सर आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन तो है नहीं, एक्चुअली ये वही है। देखो हुआ क्या है, शुरू के कई रिएजेंट से रिएक्ट करवा के ना, शुरू के 3 रिएजेंट से रिएक्ट करवा के हम यहीं तक तो पहुंच रहे थे। मैकेनिज्म जरा देखो, तो उसने क्या काम करा, इस बार सबसे पहले ये कंपाउंड दे दिया, और उसने शुरू के तीनों रिएजेंट भी खत्म कर दिए, 1 2 3, अब डायरेक्ट फोर्थ वाला दे दिया है। अब तुम्हें पता है क्या होता है इसमें, ये वाला बॉन्ड इधर टूटता था। देखो ऐसे सवाल आ सकते हैं, है ना, मैकेनिज्म पे बेस्ड, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये चौथी ए और बी रिएक्शन के ए और बी स्टेप इसने डायरेक्ट दे दिया, बस ये सी स्टेप करवाना चाह रहा है। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, सही बात है, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या क्या ऐड हो जाए, अच्छा इस पे माइनस आएगा तो इस पे तो लास्ट में प्रोटोनेशन करवा के वो एच ऐड करवा देंगे, तो ये तो RCH2 कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे क्या आएगा, ये बॉन्ड अगर इधर तोड़ोगे, लास्ट स्टेप देखो मैग्नीशियम का, इस कार्बन पे प्लस चार्ज तो इस पे OH आके लगेगा। तो सिंपल सी बात है, RCH2 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे OH आके लगेगा तो OH। समझ रहे हो कैसे बना रहा हूँ? ऐसे यहाँ पर RCH2 C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे RO माइनस से OR माइनस आके लगेगा तो OR, सही है। ऐसे यहाँ देखो RCH2 C डबल बॉन्ड O, इधर तोड़ोगे इस कार्बन पे प्लस, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आके कंबाइन होगा, और फिर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा तो वो अपने अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल भी देगा। समझ रहे हो क्या होगा? तो NH2 यहाँ पे क्या के लगेगा बच्चों, NH2, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो RCH2 C डबल बॉन्ड O, अब जब ये इधर तोड़ोगे इस कार्बन पे पॉजिटिव, फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कंबाइन होगा, तो जब नाइट्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा तो लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो फिर से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो NR2 आके लग जाएगा इस बार, NR2, N और R2, है ना, हाइड्रोजन निकलना पड़ेगा बाद में, तो एक ही स्टेप में कर दिया है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इस टाइप का हम कई बार कर चुके हैं, है ना, हाइड्रोजन को निकालना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। चलो और क्या हो सकता है बच्चों, एक लास्ट सवाल इस टॉपिक पर और देख लेते हैं, एक लास्ट सवाल इस टॉपिक पर, एक लास्ट सवाल इस टॉपिक पर, है ना। कभी कभी सवाल में ऐसा भी दे सकते हैं, मतलब वो कोई भी बीच के इंटरमीडिएट स्टेप दे सकता है। देखो क्या कर दिया इस बार उसने, C डबल बॉन्ड O Cl, अब वो रिएक्ट करवा रहा है, इसको जरा ध्यान देना, CH2N2 से Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अब मैकेनिज्म आने का फायदा देख रहे हो तुम, हुआ क्या, सबसे पहले तो SO2 SOCl2 होता था ना,
भैया यहाँ पे रहा होगा C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि उसने पहला वाला स्टेप पहले ही करवा दिया, डायरेक्ट हमारा उसने SOCl2 से रिएक्ट करवा के जो Cl आके लगता है OH जाने पर डायरेक्ट वो दे रखा है, इसलिए उसने पहला वाला हटा दिया। अब बाकी रिएजेंट्स बचे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये वाला पूरा ग्रुप R रहा होगा, तो R और C के बीच में क्या इंसर्ट कर दो, CH2 है ना, तो क्या इंसर्ट कर दो, CH2। तो देखो ऐसे बन जाएगा, ये बीच में CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O, अब लास्ट में इस पे क्या क्या लगेगा, OH माइनस, तो ये OH ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी अच्छे टेस्ट में, अच्छे कॉम्पिटिशन में, या किसी कोचिंग के पैकेज मटेरियल में ये चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, रिएक्शन का बीच का कोई पार्ट दे दे तो रिएक्ट करवा दे। तो आर्नट आइंस्टाइन रिएक्शन हमारा यही था, ठीक है। 4 रिएक्शन हमारे हो गए बच्चों। हम फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस कार्बीन के, है ना, एसिड बेस रिएक्शन तभी होगा जब एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब कौन कौन से हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं, वो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बता चुका हूँ। अगर किसी बैच में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कवर नहीं हुआ तो मैं अभी बता दूंगा। एक्टिव हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एक्टिव हाइड्रोजन जनरली वो हाइड्रोजन्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे हों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन से, सारे हेलोजन से, है ना, कार्बन से भी होता है साइनाइड के केस में, तो ये सब एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान, कैसे आसान, देखो ROH एल्कोहल लिया, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। अब जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा CH2N2 से, या फिर इससे भी करवा सकता हूँ CH2CO से, और हीट करवाऊँ, तो इसका कॉम्बो देख लो या इसका कॉम्बो देख लो, देखते ही तुम समझ के, अच्छा ये तो कार्बीन बनेगा, है ना, कार्बीन बनेगा, ठीक है। होता क्या है इस रिएक्शन में, जब भी एक्टिव हाइड्रोजन्स वाला कोई कंपाउंड होगा उसका रिएक्शन इन रिएजेंट से करवाओगे, है ना, जिससे कार्बीन बनता हो, ये वाले 2 कंपाउंड। तो देखो होगा क्या इसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी वो एटम जिससे एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप आके लग जाता है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में CH2 लगा दो, मतलब क्या बनेगा, RO, इनके बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, और यहाँ पे तो H है ही, समझ रहे हो, और ये इसको एक साथ कंबाइन करके CH3 लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख दूंगा ROCH3। तो पहले ऐसे करके बना लो, फिर वो लास्ट में ऐसे कन्वर्ट कर लो। तो क्या आसान तरीका है ध्यान रखने का, अगर एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है और ये रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है ना, तो मैकेनिज्म में भी देखेंगे, तो ऑक्सीजन यानी वो एटम जिस पे एक्टिव हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके और एक्टिव हाइड्रोजन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो। तो देखो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया, CH2, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है, मान लो इसी से देखते हैं CH2N2 से, इसका वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायरेक्ट वही बना रहा हूँ, है ना, अब तो कई बार बना चुके, तो ध्यान होगा, बना लिया CH2N2, है ना। जब हम इसको हीट करते हैं ना, याद करो कार्बीन बनता है, कैसा कार्बीन, N2 गैस, मैकेनिज्म याद करो, है ना, पहले लेक्चर का, N2 गैस चली जाएगी और यहाँ से ये वाला कार्बीन बन जाएगा HCH, और ये बनता है बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन। कौन सा बनता था, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अच्छा, ट्रिपलेट कार्बीन बनेगा तो, है ना, ट्रिपलेट कार्बीन मैकेनिज्म बच्चों बनेगा तो इससे ट्रिपलेट बनता है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं कि ये वाला रिएक्शन गैसियस फेज में नहीं हो रहा है ना, एसिड बेस रिएक्शन गैसियस फेज में नहीं होते, तो सिंगलेट कार्बीन बनेगा, वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिंगलेट कार्बीन बनेगा, यानी एक लोन पेयर रहेगा और ऑक्टेट पूरी इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस फेज में रिएक्शन नहीं होता है ना। अगर जनरली क्या होता है, ये रिएक्शंस गैसियस फेज में होते हैं इन वाले रिएजेंट के साथ, लेकिन क्योंकि अगर ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है तो ध्यान रखना, एसिड बेस्ड रिएक्शन कभी भी गैसियस फेज में इस केस में नहीं होता, यहाँ पर, ठीक है, गैसियस फेज में एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं होता है ना, तो इसलिए ये सिंगलेट कार्बीन बनती है ना। अगर और पढ़ता मैं तो हमें पता है अल्कीन पे होता अगर ये, तो मैं सिंगलेट कार्बीन को ट्रिपलेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिएक्शन करवाते हैं, वो तो मैं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन बनेगी, ये कार्बीन बन गई, ठीक है, कार्बीन बन गई और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। पहले स्टेप तो कॉमन है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो ROH, ये ROH है, तो क्योंकि इस कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल है ना, मतलब इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लोन पेयर हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे आके लग जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहेंगे अपने अंदर,
तो होगा क्या, कुछ ऐसा कंबाइन हो जाएगा। RO ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों, प्लस चार्ज, क्योंकि उसके लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ से क्या काम करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा अपने ऊपर माइनस चार्ज को गायब करने के लिए। अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो इस पे प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, और यहाँ से जो H+ निकला है वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे भी, है ना, दोनों का ही काम हो गया। तो RO है ना, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो यहाँ पहुँच गया, तो CH3 बन जाता है ना, CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो पहले से देखिए आ गया। तो अल्टीमेटली तुम्हें रिएक्शन कहते हैं ध्यान रखना है, जैसे ही किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन दिखे और उसका कार्बीन बनाने वाले रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है, तो एक्टिव हाइड्रोजन और उस एटम के बीच में CH2 को इंसर्ट कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है CH2 से और N2 से, है ना, और हीट। एक्टिव हाइड्रोजन ये रहा, तो इसके और इस ऑक्सीजन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2H कर दिया, मतलब वो CH3 बन जाएगा लास्ट में, है ना। और क्वेश्चंस देखते हैं। CH2 CO ले लो इस बार, तो CO गैस निकलेगी फिर से सेम वही, तो एक्टिव हाइड्रोजन और इसके बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, सॉरी O। ठीक है, यहाँ तो O लगेगा और O के बाद CH2 आएगा और फिर H आएगा, सही है। हैलोजन्स के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चों कैसे होते हैं, वो भी आपके एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं। कार्बन ये 14 आइसोटोप। अब देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन ये जिससे वो एटम से लगा हुआ है दूसरे से, तो इनके बीच में क्या इंसर्ट कर दूंगा, CH2 ग्रुप, तो H CH2 ये कौन सा कार्बन है जो यहाँ से आ रहा है, तो 14 है ना, और F, तो CH3F बन जाएगा। इसको मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3F, सही है ना। क्वेश्चन 4 देखो, HCl, इसका रिएक्शन CH2 CO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये नॉर्मल आइसोटोप है 12 वाला, इसलिए मेंशन नहीं कर रहे। तो फिर से H और Cl के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, तो H CH2Cl बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। बताओ, कहानी आसान है ना, कहानी आसान है ना बच्चों। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, NH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन CH2N2, हीट कर रहे हैं, फिर से हीट कर रहे हैं, समझ के कि ये एसिड एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो इस O इस H के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, ख़त्म खेल, बस ये करना है यार। ठीक है, तो मैकेनिज्म तो इसमें हेल्प करेगा कि अच्छे, जैसे कार्बन 14 कौन सा होगा, अगर मान लो ये कार्बन 14 है, तो ये जो कार्बन यहाँ लगा रहा हूँ ये CH2 ग्रुप, तो ये वाला कार्बन होगा ना 14 वाला। बस ऐसे सवाल अच्छे सवाल होते हैं ना, बाकी तो सवाल ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों था एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हमारे 5 हो गए। ठीक है, अब हमारे 3 और रह गए, हम उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो छठा रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों, छठा रिएक्शन पढ़ते हैं हम, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, लास्ट के 2-3 जो पढ़ रहे हैं थोड़े रेयर रिएक्शंस हैं, है ना, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अभी, अगर मुझे लगा मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत है तो बता दूंगा, वरना मैं डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, CH2N2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्डो ग्रुप जो होता है वो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ C डबल बॉन्डो ग्रुप मौजूद हो, है ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, और यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन भी नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, इसका जब रिएक्शन हम करवाएंगे CH2N2 से या CH2CO से भी करवा सकते हैं,
तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। देखो पहले मैं उन प्रोडक्ट को बना देता हूँ, ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आएगा कैसे बना। एक तो ये बनता है ना, एक तो ये बनता है, और एक प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल, और ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे हुआ, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट अभी कैसे बनाने हैं। क्या काम करो, हर बार इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ब्रेक करोगे, इधर माइनस चार्ज, मतलब क्या काम करो, एक केसीपी बनाने के लिए ये काम करो, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और इस ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन से एक ऐसे रास्ते से कनेक्ट करो जहाँ पे बीच में एक CH2 आ रहा हो, है ना। तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, और इस वाले ऑक्सीजन को इस वाले एक और कार्बन से, इस वाले ऑक्सीजन को इस कार्बन से एक ऐसे कनेक्ट करा कि बीच में CH2 आ रहा हो, बस ये CH2 यहाँ से आया है, ऐसे करना है। और दूसरे प्रोडक्ट का तरीका क्या है बच्चों, दूसरे प्रोडक्ट का तरीका ये था, देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, मतलब लास्ट में सिर्फ CH2 ऐड कर दो, लास्ट में इस रिंग में एक और ये कार्बन लाके ऐड कर दो, तो ये कार्बन यहाँ पे आके ऐड हो गया, एक प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये तरीका है। मैकेनिज्म क्या रहेगा, मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो थोड़ा सा, है ना, मैकेनिज्म बता देता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। तो पहला स्टेप देखो मैकेनिज्म का, इसको ऐसे कर देता हूँ, CH3 है ना ऊपर वाला कंपाउंड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो इसका रिएक्शन हो रहा है इस कंपाउंड से, ये वही डाइएज़ोमीथेन, तो इसका वही रेजोनेटिंग फॉर्म बनाता हूँ, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। देखो मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पुल करेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके लगेगा, और जब ये यहाँ पे आके लगेगा तो देखो क्या बनेगा, पहले स्टेप में बच्चों क्या बनेगा, CH3 CO माइनस, है ना, ये CH2 CH3 तो लग ही रहा है इस पे पहले से, और ये वाला पूरा ग्रुप आके और लग गया, तो क्योंकि अब कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया तो कार्बन का माइनस चार्ज गायब हो गया, तो CH2 नाइट्रोजन पे प्लस और डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कार्बन पे प्लस चार्ज, उस पर ये ग्रुप आके लग गया, ये लग गया, ठीक है। अब यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है अगले स्टेप में, देखो होता क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व हो गई। अब ये जब नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेके गई है, और ये प्लस और लोन पेयर आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो दूसरा कंपाउंड मतलब ये बनता है O, यहाँ पे ये CH2 है ना, नाइट्रोजन चली गई और इसके बीच में बॉन्ड, ये इधर भी कंबाइंड है, और इस पर ये तो लग ही रहा है CH2 CH3, तो एक ऐसा कंपाउंड बन गया। तो सिंपली क्या काम करो, इस CH2 को इस ऑक्सीजन इस कार्बन से कंबाइन कर दो ऐसे ब्रिज के थ्रू, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया। ये जो प्रोडक्ट होता है ये KCP है, ध्यान रखना, रिंग जो बनेगी उसमें वो प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, KCP, है ना, क्योंकि रेट से कंट्रोल होता है, ठीक है, KCP, और स्टेबिलिटी से जो कंट्रोल होता है वो थर्मोडायनेमिकली होता है, ठीक है। और देखते हैं ज़रा ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, ज़रा ये देख लेते हैं, है ना। या ऐसा हो सकता है, या एक केस ऐसा है, पहले स्टेप तो सेम ही रहेगा, ये वाला कंपाउंड जो बनता है, तो मैं डायरेक्ट इसको उतार लेता हूँ, CH3 CO माइनस, वो बॉन्ड जो टूटा था नीचे लग रहा था CH2 CH3, और इधर लग रहा था CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। एक चांस क्या हो सकता है बच्चों, ज़रा इसको ध्यान रखना, ये स्लो होता है ना, तभी तो TCP है, जो फास्ट होता है वो KCP, है ना। अब होता क्या है बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि जब ये यहाँ से नाइट्रोजन गैस जाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये ग्रुप यहाँ इस कार्बन पे जो दो ग्रुप है उसमें से कोई एक माइग्रेट कर जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर जब यहाँ से N2 गैस जाएगी इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये कार्बन इनमें से किसी एक के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर पॉजिटिव नेगेटिव वापस मिल के वो तो डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सेकंड प्रोडक्ट के जब N2 गैस जाएगी तो उस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो इस कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन से ना जोड़ के ऐसा कुछ हो जाए कि इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लग रहे हैं कोई एक उसमें से वहाँ पे माइग्रेट कर जाए, है ना।
कौन सा माइग्रेट करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करेंगे। सबसे जल्दी हाइड्रोजन करता था, फिर फिनाइल करता था, फिर अल्काइल ग्रुप करता था। याद है ये बात बताई थी, है ना, ये बात बताई थी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ते थे। ठीक है, अच्छा अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप हों, जैसे यहाँ पे देखूँ दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं, जब दोनों ही अल्काइल ग्रुप होते हैं तो मैंने बताया था हमेशा बल्कि और अल्काइल ग्रुप को मूव करवाते थे, हैं वहाँ उस पर रीजंस भी बताए थे उसके। या अगर तुम इस तरह से याद ना रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, हमेशा उस वाले ग्रुप को मूव करवाएंगे जिसपे पहले जॉइंट कार्बन पे लेस हाइड्रोजन्स हों। पहला जॉइंट कार्बन ये रहा, यहाँ पे पहला जॉइंट कार्बन ये रहा, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने 3, तो लेस यहाँ पर है तो ये ग्रुप उधर मूव करेगा, यानी ये पूरा ग्रुप इधर माइग्रेट कर जाता है। तो जब ये यहाँ से ऐसे लीव करके जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से ये तो CH2 जुड़ा हुआ है और इस CH2 पे ये जाके और लग गया CH2 CH3 CH2 CH3। समझ गए। तो दूसरा तरीका क्या है ध्यान रखने का, KCP प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, रिंग बना दो ऐसे। TCP प्रोडक्ट को कैसे ध्यान रख सकते हो, वो अल्काइल ग्रुप जिसको तुम माइग्रेट करवाते, जैसे अगर मैं यहीं पे देखना चाहूँ CH3 CH2 CH3 इसको माइग्रेट करवाते, तो वो अल्काइल ग्रुप जिसको तुम माइग्रेट करवाते, कार्बोनिल कार्बन और उस अल्काइल ग्रुप के बीच में CH2 ठूस दो एक, देखो ये CH2 लगा दिया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बात तो वही पड़ रही है। जिस ग्रुप को तुम मूव करवाते उसके और कार्बोनिल कार्बन के बीच में क्या लगा दो, एक CH2, तो ऐसे क्या बन जाएगा TCP। तो ये प्रोडक्ट क्या है TCP, तो या तो मैकेनिज्म से करवा लो या ऐसे ध्यान रख लो, है ना, बात वही पड़ रही है। ठीक है, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो फिर से वही बात, तो अगर मान लो मुझे इसमें KCP बनाना है, तो KCP बनाना तो बहुत आसान है, जो मैंने तुम्हें अभी बता रखा है। क्या करा है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे एक CH2 से ज्वाइन कर दो, ये CH2 है ना, यहाँ से जो आ रहा है ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये तो कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, इसको ऐसे तोड़ोगे, इस पर प्लस चार्ज, तो ये CH2 यहाँ के लग गया, है ना, ये तो है हमारा KCP। अगर TCP बनाना है तो मैंने बोला था वो ग्रुप जिसको तुम माइग्रेट करवाते। अब देखो इस कार्बन पे इधर CH2 लग रहा है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इधर क्या लग रहा है C, इस पे एक ही, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो एक मैंने बताया था जिस पे लेस हाइड्रोजन है उसको मूव करवाते, तो तुम इसको मूव करवाते, तो इसके और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या लगा दो, CH2, है ना, ये याद रखने का तरीका है। तो ये 6 मेंबर रिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 5 मेंबर रिंग में, 7 मेंबर रिंग में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, पहले 6 थी तो एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, और ये कार्बन जब ये वाला तो नीचे शिफ्ट हो गया ना, एक कार्बन इससे CH2 बीच में इंसर्ट कर दिया, तो इस पर एक अल्काइल ग्रुप लग रहा है, वो मैंने ये लगा, समझ रहे हो, ये हमारा प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, ऐसे ज़रा इसमें देखो, अब एक्टिव हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगा नहीं। ये डाउट में मत आना कि सर एसिड बेस भी तो हो सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था ना, यहाँ था ना यहाँ था। ठीक है, ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, वरना एसिड बेस करवाएंगे। ठीक है, अब ज़रा देखो क्या बात है, फिर से वही बात, अगर मुझे KCP बनाना है तो CH3 CO ये CH2 से ज्वाइन कर दिया, सही बात है। तो ये तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया मेरा, KCP, ये कौन सा हो गया KCP, सही है KCP। अगर मुझे TCP बनाना है तो अब देखो इन दोनों में से तुम किसको मूव करवाते, इस कार्बन के बराबर वाले ग्रुप देखो, हाइड्रोजन को पहले मूव करवाते, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा दो, CH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया बच्चों, TCP। वैसे ऊपर ये वाला TCP है। ठीक है, तो बस इस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि किस ग्रुप को हम मूव करवाएंगे और आसानी से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन था बच्चों, ये रिएक्शन था आपका रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम अपना 7th रिएक्शन देखते हैं इस टॉपिक पर। 7th रिएक्शन देखते हैं, साइमन स्मिथ रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन, है ना, साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ये रिएक्शंस आपस में, लास्ट के 3-4 तो CH2 इंसर्ट करना है कहीं में तो, है ना। क्या होता है जब आप अल्कीन का रिएक्शन देखो CH2I2 से करवाते हो, किससे, CH2I2 से, यहाँ पे CH2 CH2Cl2 भी हो सकता है,
CH2X2 मतलब जनरल फॉर्म का कोई कंपाउंड होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये इंपॉर्टेंट बात है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो होता क्या है बच्चों, पहली बात तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब सिस से सिस बनेगा और ट्रांस से ट्रांस बनेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, स्टीरियो स्पेसिफिक। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और सिंपली जैसे वो कार्बिन आके ऐड होता था CH2, ये कार्बिन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, है ना, उसी तरीके का मैकेनिज्म है, मतलब ये CH2 ये यहाँ पे आके ऐड हो गया, बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन है, एडिशन ऑफ कार्बिन्स और अल्कीन्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका CH2I2Zn से जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ, समझ रहे हो। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है रिएक्शन, इसका मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, ठीक है, बहुत आसान मैकेनिज्म है, वैसे चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। Zn गोज टू Zn2+ बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको अप्रोच करते हैं CH2I2 को, तो वहाँ से एक I- लीव करता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन पे चले जाते हैं, फिर वो यहाँ पे आकर अटैक करती है, वो जो कंपाउंड बनता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बता देता हूँ, इस रिएक्शन में अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूँ, है ना, बिना किसी गोलमोल बात के, तो कार्बिन नहीं बनते एक्चुअली, ये कार्बिन का रिएक्शन नहीं है ना। तो अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन कार्बिनोइड्स करके दिखे ना, तो उसे लगाना, मतलब साइमन स्मिथ रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं क्या वो कार्बिन्स होते हैं। अगर किसी ऑप्शन में ABCD चारों में कार्बिन ना हो, लेकिन कहीं पे कार्बिनोइड्स लिखा मिल जाए, तो कार्बिनोइड्स को टिक करना, है ना। इसमें कार्बिन्स के थ्रू इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, बल्कि कार्बिनोइड्स के थ्रू होता है। कार्बिन जैसे होते हैं कार्बिनोइड्स, इसलिए हम इसे कार्बिन की कैटेगरी में पढ़ते हैं, कार्बिनोइड्स, CARBENOIDS, ठीक है। एडिशन ऑफ कार्बिन्स और अल्कीन्स, बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा, है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, ठीक है। सर क्वेश्चन करवा दीजिए, सर क्वेश्चन करवा दीजिए, करवा रहा हूँ। ट्रांस है, कौन सा अल्कीन है ये, ट्रांस अल्कीन है, तो इससे प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, ट्रांस। अगर इसका मैं CH2I2 से रिएक्शन करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और साथ में हीट हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता लिखा एग्जाम, तो तुम्हें पता है डबल बॉन्ड को तोड़ो और CH2 लगा दो, और ट्रांस है तो अल्कीन तो ट्रांस की फॉर्म में ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, ये CH2, सही है। तो उसी तरीके का रिएक्शन है, ये भी कैसा अल्कीन है बच्चों, वही ट्रांस। तो ट्रांस से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो भी क्या होगा, ट्रांस। डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ CH2 लगा दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ CH2 लगा दो। इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा बता रहा हूँ, ये सेम रिएजेंट्स, वही डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे क्या लगा दो, CH2 लगा दो, ये लगा दिया CH2, डबल बॉन्ड को तोड़ो CH2 से ज्वाइन कर दो, ये कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, सर ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिस से सिस बनता है, ट्रांस से ट्रांस, समझ रहे हो कितना आसान है ना। हाँ अब जैसे वो मान लो यहाँ पे, चलो इसी रिएक्शन में बता देता हूँ, ये ऐसे दे रखा होता CH2I2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, लेकिन यहाँ पे उसने कार्बन 14 लिख दिया होता, तो ये वाला वो कार्बन है ना जो यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 14 लिख देना एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेगा बेचारा एग्जामिनर, इससे ज़्यादा क्या करेगा, ठीक है। एक ज़रा यहाँ देख लो, सेम वही रिएक्शन। अब भैया ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, अगर एक्सेस में दे रखा है, ये लिखा होगा 1 मोल 2 मोल करके दे दे, तो यहाँ भी रिएक्शन, यहाँ भी रिएक्शन, यहाँ पे CH2 अगर ऐड करवा दो तो आपका ये बन गया, इधर CH2 ऐड करवा दो ये बन गया, तो ये कंपाउंड हमेशा हमारा बन के सामने आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 7th रिएक्शन था, साइमन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हम क्या काम करवाते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, अल्कीन्स पे हम कार्बिन्स को ऐड करवा देते हैं, अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो कार्बिनोइड्स को, ठीक है। 8th रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। कार्बिन्स हमारा एंड हो जाएगा, कार्बिन्स हमारा एंड हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री पे वापस आएंगे, और करीब नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह, ठीक है। चलो 8th देखते हैं, है ना, इंसर्शन ऑफ कार्बिन ऑन अल्कीन्स। लास्ट रिएक्शन क्या था, कार्बिन्स का इंसर्शन अल्केन्स में, इंसर्शन ऑफ कार्बिन्स ऑन अल्केन्स। तो इनको अगर अच्छे से कर लो ना, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर या तुम कोई भी बुक जो सॉल्व करते हो, है ना, उसके तुम 90% क्वेश्चंस कर लोगे, है ना, 100% भी कर लोगे अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लोगे तो, ठीक है।
तो बस फॉलो करते रहो ध्यान से, है ना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुद से ज़रूर लगाया करो। अल्केन दे रखा है, एक इथेन दे रखा है ना, इसमें कार्बिन कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, वही बात। अगर इसका रिएक्शन तुम बच्चों करवा दो ना CH2N2 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहा, फिर से डायरेक्ट बहुत आसान है। क्या काम करो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच CH2 को इंसर्ट कर दो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच CH2 को इंसर्ट कर दो, CH2 को इंसर्ट कर दो। एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है ना, तो एसिड बेस क्यों करवाएंगे, है ना, इस वजह से। और अल्केन है वैसे भी है ना, अल्केन है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन होते ही नहीं है अल्केन में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, सर यहाँ तो इतने कार्बन है, हाँ तो किसी भी एक को चूज कर लो। अगर दो अलग अलग टाइप के, अब देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, तो एक ही तरीके के हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, चलो मान लिया मैंने इस वाले कार्बन, मतलब इसको मैं पहले चलो ऐसे बना के दिखाता हूँ, CH3 CH किसी को भी चूज कर लो एक को, चाहे इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दो, तो ऐसी तो बनेगा CH और इस वाले और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH2 इंसर्ट कर दिया, तो ये तो बनेगा, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3 प्रोडक्ट बन गया। ऐसे बनाना है बस, सिंपली ख़त्म। ज़रा इसको देखना, CH4 में अगर ये रिएक्शन करवाऊँ CH2N2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अब यहाँ पे पहले इसको ऐसे बना लो अगर डाउट आ रहा हो तो, ठीक है। किसी भी एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या इंसर्ट कर दो, CH2, तो इस वाले कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन CH3, और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या इंसर्ट कर दो, एक CH2, तो CH3 CH3 बन गया। समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारा आज का लास्ट प्रश्न, CH2N2 है ना। अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कोने वाले कार्बन 1 डिग्री है, तो एक तो तुम इंसर्ट कर सकते हो 1 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक इंसर्ट कर सकते हो तुम 2 डिग्री कार्बन और इसके हाइड्रोजन के बीच में, तो दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। चलो पहले यहाँ के बीच में इंसर्ट करता हूँ, तो CH3 CH2, अब इस कार्बन के और इसके एक जो हाइड्रोजन है उसके बीच में अगर इंसर्ट कर दोगे तो यही तो बनेगा, CH2 और H। सही बात है, मतलब यहाँ पे H होता तो बीच में CH2 इंसर्ट कर दिया, तो CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये बन सकता है। लेकिन मान लो अगर तुम यहाँ पे इंसर्ट करो तो ज़रा देखना क्या होगा, CH3 CH3, अब इस पे एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी CH2 में, तो उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मान लो मैंने CH2 इंसर्ट कर दिया, तो एक हो गया ये, तो ये क्या बन गया, CH3 CH, इस पे एक CH3 नीचे लग रहा है और CH3, तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स बन गए, है ना, आइसोमर्स टाइप के बोल सकते हो, है ना। तो बस ये हो जाएगा इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन अल्केन्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस थे कार्बीन से रिलेटेड, जो मुझे लगता है तुम्हारा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, लगातार रिवाइज करते रहो तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा एक तरह से, है ना। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैकेनिज्म पे बेस्ड आ सकते हैं, वो मैंने जगह जगह तुम्हें बता दिए, जैसे कार्बन 14 पहचानना या इस टाइप के सवाल कार्बन टॉपिक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह का अब हम अगले 2 लेक्चर्स में, है ना, 2 या 3 लेक्चर्स में, वैसे मैक्सिमम 2 ही लगेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री को एंड कर देंगे। फिर हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। खुदा हाफिज़।